Hello everyone. Today we will learn second part of World War II. Now we will talk about अफ्रीका. तो अफ्रीका के मैप में आप देखिए, ये जो इजिप्ट है वो इंग्लैंड की कॉलोनी में था. लीबिया जो था वो इटली की कॉलोनी में था. देन आफ्टर तुनिसिया, अल्जीरिया एंड मोरक्को, दे वर ऑल अंडर द कॉलोनीज ऑफ फ्रांस. तो इटली की आर्मी ने हमला किया इजिप्ट पे, लेकिन यहाँ यूके की जो आर्मी थी उन्होंने इन्हें पीछे धकेल दिया. ऐसे ही इटली की आर्मी फिर से हारने लगी. उस वक्त हिटलर ने जर्मनी के आर्मी को यहाँ पे उनके सपोर्ट के लिए भेजा, और जैसे ही जर्मनी की आर्मी आई तो फिर से इजिप्ट पे हमला किया गया और ब्रिटिश आर्मी को खदेड़ दिया गया. जर्मनी इन्वेड्स यूगोस्लाविया एंड ग्रीस, और उसके बाद हिटलर का तो पूरे यूरोप में उसका कब्जा था. यूगोस्लाविया और ग्रीस पे हमला करने के बाद हिटलर ने यूएसएसआर पे हमला करने का प्लान बनाया, और जून में अपनी पूरी आर्मी को यूएसएसआर पे हमला करने के लिए भेज दिया. देखिए, पहले तो इनका एग्रीमेंट हो रखा था जिसका नाम था मोनोट्रॉन पैक्ट, लेकिन उसको हिटलर ने तोड़ दिया क्योंकि हिटलर को लगा कि यूएसएसआर पे लेबेंसरोम हमें मिलेगी, मीन्स लिविंग स्पेस. तो उसका मानना था कि हमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, अनाज चाहिए. तो इतना सारा अनाज कहाँ पैदा होगा? जर्मनी का एरिया काफ़ी लिमिटेड है, और इसीलिए ये एरिया हम लाएंगे यूएसएसआर से, यूक्रेन से, जहाँ पे ज़मीन काफ़ी प्लेन है और उसमें अनाज काफ़ी अच्छा भी पैदा होता है. तो उस एरिया को हम यूटिलाइज़ करें, इसीलिए हमें यूएसएसआर पे हमला करना पड़ेगा. एंड द सेकंड थिंग इज़, जर्मनी को हमेशा यूएसएसआर से डर लगा रहता था कि कल कोई यूएसएसआर समझौता तोड़ के हम पे हमला ना करे. ऑपरेशन बारबारोसा दुनिया के सबसे ज़मीनी हमले में से एक है, और ऐसा माना भी जाता है कि दुनिया की इतनी आर्मी एक साथ किसी एक ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं की गई थी. बारबारोसा सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है, लेकिन यूएसएसआर में विंटर जब आता है तो वहाँ पे हर आर्मी मुश्किल में पड़ जाती है, और उस वक्त वहाँ पर इतनी बर्फ़ गिरती है, इतनी ठंड होती है कि कोई भी आर्मी वहाँ पे ज़िंदा नहीं बच सकती. द सेम थिंग हैपेंड विथ नेपोलियन बिफोर 150 ईयर्स अगो, और ऐसा ही जर्मनी की आर्मी के साथ हुआ, और जर्मनी की आर्मी वहीं पे अटक के रह गई और फंस गई थी और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई. इस मैप में आप देख सकते हैं, जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये पूरा जर्मनी के अंडर का एरिया है, एक्सिस पावर के अंडर का एरिया है. फ्रांस उन्होंने जीत लिया था. बेल्जियम, नीदरलैंड, यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया और बुल्गारिया तो वैसे ही उनके साथ थे, और फिर उन्होंने हमला कर दिया था यूएसएसआर के ऑपरेशन बारबारोसा पर. तो ये पूरी जो है वो लड़ाई की जगह है, जहाँ यूएसएसआर में काफ़ी अंदर तक पहुँच गए थे, लेकिन उसके बाद विंटर आ गया और फिर हिटलर की आर्मी यहीं पर रुक गई थी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पैसिफिक. जापान ने 1937 में चाइना पे हमला कर दिया था, और 1940 आते आते काफ़ी हिस्सों पे जापान का कब्ज़ा था. 1940 में ही ट्राइपर्टाइट एग्रीमेंट में साइन करके एक्सिस पावर में शामिल हुआ जापान, और अब इसलिए उसके पास ये बहाना था कि वो फ्रांस और इंग्लैंड की जो कॉलोनीज़ हैं उन पे वो हमला कर सकता है, क्योंकि वो अलाइड पावर्स है और जापान एक्सिस पावर का एक हिस्सा है. तो उसने जितने भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, इंडो चाइना, फिलीपाइंस, बर्मा, हांगकांग, गुआन, इंडो एशिया और सिंगापुर, इन सभी पे हमला किया. और इंडो चाइना को हम अभी वियतनाम से भी जानते हैं. इस मैप में आप देख सकते हैं कि यह है जापान. जापान ने पहले से ही मंचूरिया को अपने कब्ज़े में कर रखा था. उसके बाद उसने चाइना का ये हिस्सा, यानी कि बीजिंग के आसपास का जो एरिया है, जैसे कि संघाई है, नैनकिंग है, और ये सब भी जीत लिया था. इंडो चाइना, फिर यह है थाईलैंड, बर्मा, फिर यह है मलेशिया, इंडोनेशिया, और कुछ आइलैंड है जैसे कि गुआन, फिलीपाइंस, जो यूएस के आइलैंड थे. तो आप देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया के कितने नज़दीक आ गए हैं, और जापान ने ऑस्ट्रेलिया पे कई बार बमबारी की है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे. अब जापान एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका था, नेवल पावर था. जापान की नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी,
तो यूएसए को भी ये डर था और जापान को भी ये डर था कि हमारी एक दूसरे से लड़ाई होनी तय है अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 में उतर जाते हैं। तो जापान तो पहले से ही वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा था। अब यूएसए ने क्या किया कि उन्होंने अपनी सारी ऑयल कंपनीज़ को बोला कि जापान को ऑयल की सप्लाई ना करें। इसके अलावा उन्होंने कई सारे सामानों पे एम्बार्गो लगा दिया। एम्बार्गो यानी कि यूएस की कोई भी कंपनी जापान को सामान बेच नहीं सकती। जापान की ज़्यादातर ऑयल सप्लाई यूएस से आती थी और इसीलिए उन्हें लगा कि यूएस अब कभी भी हम पे हमला कर सकता है, तो उसके पहले हम यूएस पे हमला कर देते हैं। तो इसी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए उसने दिन चुना 7 और 8 दिसंबर का और उसने हमला किया पर्ल हार्बर पे। ये बहुत ही फेमस अटैक है पर्ल हार्बर, जो यूएसए की पैसिफिक फ्लीट का सबसे बड़ा बंदरगाह था। यानी कि यूएसए की पैसिफिक की लगभग पूरी फ्लीट यहाँ पे स्थित थी पर्ल हार्बर में, जो कि हवाई में है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि ये हवाई है, जो यूएस का एक स्टेट है, और इसी हवाई में था पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पे 7 और 8 दिसंबर को हमला किया और उसी दिन कई अलग अलग जगहों पे हमला किया, जैसे कि मलेशिया, फिलीपाइंस, हांगकांग। इन सभी देशों में जो कि यूएस के अंडर थे, इनके अंडर में जो एयरफोर्स बेसिस थे और पोर्ट्स थे, उन सब पे हमले किए एक साथ। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनिया पे भी बमबारी करी गई। पर्ल हार्बर अमेरिका पे सबसे बड़ा हमला था। सो नाउ यूएसए ऑल्सो डिसाइडेड टू जंप इनटू वर्ल्ड वॉर 2, वो भी अलाइड पावर्स की तरफ से। अब जैसे ही यूएसए ने एंट्री की वर्ल्ड वॉर 2 में, अगले 2 साल वो पैसिफिक ओशन में जापान से लड़ता रहा। अलग अलग आइलैंड जो थे जापान के अंडर में, एक एक करके उसने हर आइलैंड पे हमला किया और इसमें बहुत वक्त लगा, क्योंकि आइलैंड पे हमला करना मुश्किल है, उसमें टाइम लगता है। साउथ ईस्ट एशिया में पूरे 2 साल मेहनत करके यूएसए ने लगभग सारे आइलैंड जापान से जीत लिए थे। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो लड़ाई थी, जहां जापान सबसे पहले हारा था, वो थी बैटल ऑफ मिडवे और ग्वाडलकैनाल। और जहां ग्वाडलकैनाल में कई सारे सोल्जर्स मारे गए थे, और बैटल ऑफ मिडवे जो समुद्र के बीच की लड़ाई थी। और मिडवे जो है वो एक आइलैंड का नाम है। इसे मिडवे इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखिए इस मैप में, ये अमेरिका और एशिया के बीच में है मिडवे, ठीक है, पैसिफिक ओशन के बीचों बीच में है। तो यहाँ पे जापान सबसे पहले हारा मिडवे में, फिर ग्वाडलकैनाल, और धीरे धीरे सारे आइलैंड हारता गए। देखिए 1942 जाकर एक्सिस पावर की जो लगातार जीत हो रही थी वो थम गई, और अलाइड पावर्स की तरफ से भी रशियन ने जर्मन्स को पीछे धकेलना शुरू किया। एग्जाम्पल ऑपरेशन बारबारोसा, वो रसिया पे हमला कर दिया था यूएसएसआर पे। यूएसएसआर ने जर्मनी को फिर से धकेलना शुरू किया, लेकिन इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई। बहुत सारे वॉर्स क्राइम्स कमिट किए दोनों ने, जर्मनी ने और सोवियत आर्मी ने भी, और बहुत सारे सिविलियंस मारे गए। इस लड़ाई की खास बात यही थी कि जिसमें 1 करोड़ के आसपास आम नागरिक मारे गए थे। तो ये सबसे खूंखार लड़ाई थी ईस्टर्न फ्रंट से। कई बार जर्मनी और रसिया की लड़ाई को ईस्टर्न फ्रंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ सीज ऑफ लेनिनग्राड, आज का सेंट पीटर्सबर्ग शहर है, और स्टेलिनग्राड आज का वोल्गोग्राड शहर है। सेंट पीटर्सबर्ग की सीज लगभग 2.5 साल चली, और ये बहुत ख़तरनाक सीज थी। पूरे शहर को जर्मनी की आर्मी ने घेर लिया था। यहाँ पे खाने पीने का सामान भी नहीं पहुँच रहा था। कई सारे लोग भूखमरी से मर रहे थे, और लाखों सिविलियंस स्टारवेशन के कारण मर गए थे। तो ये थी सीज ऑफ लेनिनग्राड। और बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड भी बहुत फेमस है, क्योंकि स्टेलिनग्राड शहर जो है, यहाँ पे जर्मनी की आर्मी को पहली बार हार का सामना करना पड़ा था, और यहीं से रशियंस ने जर्मनी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। 1942 में अलाइड आर्मीज़ ने जर्मन और इटालियंस आर्मी को नॉर्थ अफ्रीका में भी हरा दिया। लीबिया में भी उन्हें हराया, और साथ में तुनीसिया तक पहुंच गए। और 1943 की शुरुआत में तुनीसिया से भी इटली और जर्मनी की जो फ़ौज थी उन्हें वहां से हरा दिया।
इस तरह से नॉर्थ अफ्रीका में अलाइड आर्मीज़ की जीत हुई। इस नॉर्थ अफ्रीका की जीत का उन्होंने फ़ायदा कैसे उठाया कि तुनीसिया से उन्होंने इटली का जो आइलैंड है सिसिली, इस पे हमला किया। वहाँ से काफ़ी नज़दीक है, तो सिसिली पे हमला किया। उसके बाद सिसिली से आगे बढ़ते हुए इटली का मेनलैंड है, उस पे हमला किया और आधे इटली को उन्होंने जीत लिया। और इसी वक्त मुसोलिनी को उसकी मंत्री पद से अपने हटा दिया गया और उसे जेल में डाल दिया। और इस तरह से अलाइड फोर्सेस ने साउदर्न इटली पे अपना कब्ज़ा जमा लिया। 1944 में जो सोवियत आर्मी थी वो धीरे धीरे ईस्टर्न जर्मनी में आगे बढ़ रही थी और एक एक करके देशों को जर्मनी से आज़ाद करा रही थी, जो ईस्टर्न यूरोप के देश हैं। दूसरी तरफ अलाइड आर्मीज़ नॉर्दर्न इटली पे अपनी लड़ाई लड़ रही थी इटली और जर्मनी से, और वहाँ भी उन्हें धीरे धीरे प्रोग्रेस करके आगे बढ़ पा रहे थे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जर्मनी की तरफ से। अलाइड नेवी जो है वो जापान के नज़दीक पहुंचती जा रही थी। ये सब 1944 की शुरुआत के 6 मंथ की बात है। और इंडिया में आसाम में जापान ने हमला किया था बर्मा से, और वहाँ हुई थी बैटल ऑफ इम्फाल, बैटल ऑफ कोहिमा। और यहीं पे INA और सुभाष चंद्र बोस जापान से लड़ते हुए इम्फाल तक पहुँच गए थे। लेकिन आसाम में जो ब्रिटिश आर्मी थी वहाँ से इस जापानीज़ आर्मी को वापस पीछे धकेल दिया और यहीं पे INA भी ख़त्म हो गया। इस मैप में आप देखेंगे ये 1944 का मैप है। साउदर्न इटली में अलाइड फोर्सेस आ चुकी थी और ये जो सबसे बड़ा आइलैंड दिख रहा है दिस वन, ये सिसिली आइलैंड है। और ये पूरा जो साउदर्न अफ्रीका है, ये वाला पूरा साउदर्न अफ्रीका है, सॉरी, उसे अलाइड फोर्सेस ने जीत लिया था। उसके बाद सोवियत फोर्स ने ईस्टर्न यूरोप पे हमला करके यहाँ पे कुछ एरियाज़ अपने कब्ज़े में ले लिए थे। तो फाइनली अब 4 साल बाद हिटलर की आर्मीज़ हार रही थी। अभी तक कहीं पे भी हिटलर की आर्मी हारी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे आर्मी हारनी शुरू हो गई थी। 6 जून 1944 इज़ ऑल्सो नोन एज D-Day। सो व्हाट इज़ D-Day? मतलब जो अलाइड फोर्सेस थी 4 साल से फ्रांस जर्मनी के कब्ज़े में था, उसे छुड़ाने के लिए उन्होंने फ्रांस में अपनी आर्मी फोर्स उतारी जहाज़ों से, और नॉर्दर्न फ्रांस में ये लैंडिंग हुई। इस मैप में आप देखो, ये नॉर्मंडी एरिया है। यहाँ पर ब्रिटिश, कैनेडियन, अमेरिकन, इन सभी फोर्सेस ने, मतलब अलाइड फोर्सेस ने अपनी लैंडिंग करी थी और फ्रांस को कुछ ही महीनों में जर्मनी से आज़ाद करवाया था। और जर्मन्स को उन्होंने पीछे धकेल दिया और जर्मनी की आर्मी फिर से जर्मनी के बॉर्डर के अंदर चली गई। ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्मंडी लैंडिंग्स है और ये इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अभी तक की सबसे लार्जेस्ट एम्फीबियस लैंडिंग है। एम्फीबियस लैंडिंग्स है। एम्फीबियस का मतलब है जो कि जल और ज़मीन दोनों पे लड़ाई लड़ते हैं, उससे एम्फीबियस असॉल्ट कहते हैं। तो ये जो बोट्स है, शिप्स है, पानी से आए और इन्होंने बीचेस पे लैंड किया और यहाँ पे उन्होंने फ़ौज को उतारा, और इसके बाद ये इतने सारे गाड़ियों को, सप्लाईज़ को, जहाज़, टैंक्स को उतारा और ये सभी लड़ाई लड़ने के लिए अब आगे बढ़े। देखिए, नॉर्मंडी लैंडिंग के बाद जून 1944 में, मतलब उसके 10 महीने बाद, जर्मनी की आर्मी पूरी तरह से हार गई थी। बेल्जियम, नीदरलैंड, इन सब से होते हुए अलाइड आर्मीज़ बर्लिन तक पहुंच गई और 29 अप्रैल को जर्मनी की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। 30 अप्रैल को हिटलर और उसकी वाइफ दोनों ने उसके खुद के बंकर में सुसाइड कर दिया और इसी के साथ जर्मनी सेकंड वर्ल्ड वॉर में हार गया। तो इसे कहा जाता है विक्ट्री इन यूरोप डे, और कई बार इसे VE-Day भी कहते हैं क्योंकि यूरोप में ये लड़ाई ख़त्म हो गई थी। एक तरफ से देखिए, अमेरिका और इंग्लैंड की फोर्सेस आई थी फ्रांस की तरफ से, और दूसरी तरफ ईस्टर्न यूरोप से USSR की आर्मी आई थी। इन दोनों की आर्मीज़ ने आकर बर्लिन में मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सोवियत आर्मी का एक सोल्जर है, जब बर्लिन की एक बिल्डिंग के ऊपर झंडा फहरा रहा है USSR का। ये था बैटल ऑफ बर्लिन। और इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में भी काफ़ी सफलताएं मिली अलाइड फोर्सेस को। बर्मा उन्होंने फिर से जीत लिया, इंडोनेशिया जीत लिया और फिलीपाइंस भी अलाइड फोर्सेस ने जीत लिया। अब आप देखेंगे क्या बचा, जापान।
तो जापान को हराने के लिए 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए। ये बॉम्ब गिराने का कारण क्या था? इसका कारण ये था कि अगर जापान पे फुल स्केल इन्वेजन किया जाता है, यानी कि जैसा कि नॉर्मंडी लैंडिंग पे हुआ, सोल्जर्स उतारे, टैंक्स मतलब अपने पूरे साजो सामान के साथ अटैक किया, तो उसमें कई जाने जाती हैं। अमेरिकन आर्मी ऐसी उम्मीद थी कि अगर उन्होंने जापान पर हमला किया तो हमारे 4 से 5 लाख सोल्जर्स मारे जाएंगे और हमें कम से कम 1 या 2 साल लगेगा जापान को हराने में। इससे बचने के लिए उन्होंने एक नया आविष्कार उसी वक्त हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब। पहली बार इसको ट्राई किया, किसी ने आज दिन तक उसे ट्राई नहीं किया था। हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को ये बॉम्ब गिराए गए। इनके निक नेम थे लिटिल बॉय एंड फैट मैन। हिरोशिमा और नागासाकी को क्यों चुना गया था? टोक्यो पे क्यों बम नहीं गिराया गया? क्योंकि टोक्यो तो कैपिटल था। तो ये इसलिए कि हिरोशिमा और नागासाकी में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी जो कि जापान की आर्मी और नेवी को सपोर्ट करती थी, और ये मतलब बहुत बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे। और टोक्यो पे पहले से बहुत बमबारी हो रही थी, वहाँ की इंडस्ट्रीज तो पहले से ही तबाह हो चुकी थी। तो उस वक्त जापान अपना सारा प्रोडक्शन हिरोशिमा और नागासाकी से कर रहा था। अब जैसे ही हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरे, जिसमें हिरोशिमा में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 80,000 लोग नागासाकी में मारे गए, और उसके बाद तो न जाने कितने लोग तरह तरह की बीमारियों के शिकार हुए। जेनेटिक म्यूटेशन के कारण वहाँ आज भी बच्चों में कई तरह की बीमारियाँ पाई जाती हैं। तो जापान इससे पूरी तरह से लड़खड़ा गया, टूट गया, और 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर किया। आफ्टर मैथ मतलब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद दुनिया में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चेंजेस आए और इसका क्या असर रहा। तो सबसे पहले कोल्ड वॉर की शुरुआत अगले 45 साल तक चला यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, क्योंकि अब ये दोनों सुपर पावर बन चुके थे। इनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स थे और पूरी दुनिया इन दोनों के पीछे 2 हिस्सों में बट गई। यानी कि एक हिस्सा था नाटो, NATO मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा था वार्सो, WARSAV वार्सो पैक्ट। ये था यूएसएसआर का बनाया हुआ, और इसमें सारे ईस्टर्न यूरोप के जो देश हैं वो शामिल थे। मैप में आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, इसे आयरन कर्टेन भी कहा जाता है, मतलब लोहे का पर्दा, क्योंकि इसके पीछे झांकना, उसे क्रॉस करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि यूएसएसआर ने यहाँ पे एक तरह से आना जाना बंद कर दिया था। तो फ्रांस, यूके और जर्मनी ये सब थे नाटो का हिस्सा, मतलब यूएसए के साथ। और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन में पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया एंड बल्गेरिया। जर्मनी को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इसी तरह बर्लिन को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 2 हिस्सों के बीच एक दीवार बनाई गई, बर्लिन वॉल, जिसे 1990 में तोड़ दिया गया। फिर से ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी एकजुट हो गए। यूरोप में कई लोगों को जबरन एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया। इसका कारण था कि आपको याद होगा कि सुडेंटनलैंड और ऑस्ट्रिया में कई लोग अपने आप को जर्मन मानते थे, तो इसी कारण उन सभी लोगों को जर्मनी भेज दिया गया। और ऐसा कई जगहों पे किया गया, यानी कि अगर किसी एक एथनिसिटी के लोग दूसरे देश में दूर कहीं रह रहे हैं तो उन्हें जबरन उनके मदरलैंड में भेज दिया गया जहाँ से वो आए हैं। पूरा यूरोप बड़ी तबाही का शिकार हुआ, कई आदमी मारे गए, वहाँ की पूरी इंडस्ट्री तबाह हो गई। और एक चमत्कार कहा जाता है कि जर्मनी और फ्रांस इतने बड़े युद्ध से, इतनी बड़ी तबाही से उभर पाए। और हाँ, हालांकि यूके उतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ था जितना फ्रांस और जर्मनी इफ़ेक्ट हुए थे, लेकिन फिर भी यूके को उभरने में काफ़ी वक्त लगा। इंग्लैंड में अगले 10 से 15 साल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बंद रहा और इंग्लैंड इसी के कारण सुपर पावर का दर्जा खो चुका था। और इंग्लैंड और फ्रांस दोनों की परिस्थिति में काफ़ी कमी आई थी, और उसके साथ साथ उनकी जो उपनिवेशिक ताकत थी वो भी काफ़ी कम हो। डीकोलोनाइजेशन शुरू हुआ, लगभग कई सारे देशों को आज़ादी मिली 1947, 1950 में, और पूरे 50 के दशक में ये चलता रहा।
कि फ्रांस और इंग्लैंड की कॉलोनीज़ आज़ाद होती गई। यूएनओ की स्थापना करी गई, उसका मुख्य कारण था थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से रोकना। और जैसे कि लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ था, उम्मीद करी जा रही थी कि ये ऐसे फेल नहीं होगा और अगले 70 ईयर्स में यानी कि आज दिन तक तो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यूएनओ पार्शियली सक्सेसफुल है क्योंकि उसने थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने से रोका है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।